नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 16 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, इससे पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हमने यहाँ पर बोला था कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इस पर क्या लग रहा है कोई एक फोर्स F लग रहा है एंड दिस फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स। यानी ये क्या है, वेरिएबल फोर्स नहीं है, कैसा है, एक कांस्टेंट फोर्स है। यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो कैसा फोर्स है, एक कांस्टेंट फोर्स है। और मैं अज्यूम करूं कि दिस इज माय एक्स एक्सिस, अगर ये क्या है मेरी एक्स एक्सिस है और ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बना रहा है और कुछ समय के बाद इस फोर्स की वजह से ये मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, d है। देन फ्रॉम अ प्रीवियस लेक्चर वी नो दैट कि दिस वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर जो मेरे पास f है वो क्या है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, d क्या है, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और थीटा क्या है, जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है उसके बीच का एंगल है। ये फॉर्मूला क्या किया था, हमने कल डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई की थी। ये फॉर्मूला ओनली कब वैलिड होता है, जब ये फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो, वो क्या कर रहा हो, वेरी कर रहा हो। वेरी करने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं जो मेरा फोर्स है वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। यानी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तब उस समय हम उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे। यही क्या रहने वाला है, आज का हमारा एम रहने वाला है। अगर आपको आज का एम समझ में आ गया है तो रोज की तरफ फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो यहाँ पर क्या, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो एग्जांपल हम लेंगे, एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण की हेल्प से हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए एक एक्सप्रेशन यहाँ पर ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए मास। हमारे पास क्या है, कोई एक मास है और फर्स्ट में क्या करेंगे, हम वन डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद उस वन डायमेंशनल एनालिसिस को थ्री डायमेंशनल एनालिसिस के लिए क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। अगर सिंपलेस्ट केस क्या होता है, वन डायमेंशन होता है, यानी हमें बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हो कैसे मूव कर रहा है, वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। या बोल सकते हैं हमारा जो फोर्स है वो सिर्फ या तो एक्स का फंक्शन है या फिर वाई का फंक्शन है या फिर जेड का फंक्शन है। बोलते हैं सिर्फ एक वेरिएबल के साथ क्या कर रहा है, हमारा फोर्स चेंज कर रहा है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल कंडीशन बोलेंगे या बोल सकते हैं वन डायमेंशनल एनालिसिस बोलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो लेट मी डू एट फर्स्ट फॉर सिंप्लिसिटी, तो वन डायमेंशनल एनालिसिस। तो मान लिया हमारे पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ अज्यूम करो मैं इस तरीके से, और जैसे ऑब्जेक्ट हमने वहाँ ट्रीट किया था वैसे यहाँ हमने क्या लिया, एक ब्लॉक ले लिया। मान लिया इस ब्लॉक का मास कितना है, m है, और इस मास पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। लेट अस से दिस फोर्स इज fx। fx का मतलब क्या हुआ, fx का मतलब हुआ दिस f फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x। ये fx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x। यानी जैसे जैसे मैं x डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो फोर्स क्या लग रहा है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में लग रहा है और किस पर लग रहा है, इस मास m पर लग रहा है। और इनिशियली अगर मैं अज्यूम करूं कि दिस इज माय x डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को मैंने क्या बोल दिया, x डायरेक्शन बोल दिया। तो लेट अस से दिस इज माय इनिशियल स्टेज, लेट अस से दिस इज xi, i इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल। तो ये क्या है, इसकी इनिशियल स्टेट बोल सकते हैं या फिर ये क्या है, इस मास की इनिशियल पोजीशन है। फिर क्या हुआ, इस पर फोर्स लगा और फोर्स लगने के बाद ये जो मास है यहाँ से कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया। लेट अस से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, मेरे पास एक्स फाइनल है। तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, मेरे पास फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी, दैट इज एक्स एफ। एफ इज फॉर फाइनल। अगेन यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, हमारा एफ फोर्स लग रहा है, एफ एक्स। ऑब्वियस सी बात है, जो ये फोर्स एफ एक्स मैंने यहाँ पर लिखा है और ये मैंने यहाँ पर फोर्स एफ एक्स लिखा है, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि जो फोर्स है वो एक्स के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैं ये फोर्स एक्स के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है उसका मैं एग्जांपल दूं एक ग्राफ की हेल्प से। मान लिया कि इस एक्स को मैंने क्या क्या बोल दिया, हाउ दिस फोर्स इज वेराइंग विथ एक्स, उसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। कोई भी एक आर्बिट्री मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, वेरिएबल फोर्स बोल दिया और मैं वो बोल रहा हूँ कि वो एक्स के साथ को इस तरीके से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अज्यूम करो कि दिस इज माई एक्स आई पोजिशन एंड दिस इज माई एक्स एफ पोजीशन, और अज्यूम किया मैंने कि एट दिस पोजीशन द फोर्स की वैल्यू कितनी है, इतनी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फोर्स चेंज हुआ। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो ग्राफ कैसा आता,
ऐसा आता। लेकिन फोर्स क्या कर रहा है, मेरा वेरी कर रहा है, तो ग्राफ कुछ आर्टेड़ा कुछ भी आ सकता है। तो कोई भी आर्बिट्री क्या करता है, जैसा कर्व खींच रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ वो जो आर्बिट्री कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से कोई भी एक आर्बिट्री कर्व खींच दिया, और जो आर्बिट्री कर्व है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी जो फाइनल पोजीशन है, एफ फाइनल पर जो फोर्स की वैल्यू है वो इतनी है, और जो एफ इनिशियल है वहाँ पर फोर्स की वैल्यू इतनी है। और जैसे जैसे हम एक्स आई से एक्स एफ की ओर जा रहे हैं, यहाँ से क्लियरली देखने को मिल रहा है जो एफ की वैल्यू है वो क्या हो रही है, एक्स के साथ चेंज हो रही है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ वेरिएबल फोर्स, जो कि साफ साफ मुझे इस ग्राफ से देखने को मिल रहा है। अब इस वेरिएबल फोर्स की कुछ खासियत होती हैं, जैसे पहले तो क्या है, जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज दिस इज फोर्स विच इज वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये क्या है मेरा, एफ एक्स क्या है, फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है। दूसरा जो एफ एक्स होता है उसका मैग्नीट्यूड किसी एक पोजीशन पे टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोल रहा है मैंने, कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है। देखो पहली लाइन क्या लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ऐसे लिख के चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंजिंग विथ एक्स, चेंजिंग विथ एक्स। ये तो बात हमको पता चलती है इस तरीके से लिखने से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए फोर्स की वैल्यू क्या है, ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू। नाउ ये जो फोर्स की वैल्यू है यहाँ पर, इट इज़ नॉट चेंजिंग विथ टाइम, यानी यहाँ पर वैल्यू क्या है, इसकी कॉन्स्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है आपको, यानी यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन, लेट अस से दिस पोजीशन इज एक्स प्राइम, तो एक्स प्राइम पर जो फोर्स की वैल्यू है, लेट अस से दिस इज एफ प्राइम, दिस एफ प्राइम विल बी कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या लिख के चलेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट एनी पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स at any position is not changing with time, is not changing with time, टाइम के साथ यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन चेंज किसके साथ आ रहा है, पोजीशन के साथ क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। दोनों में अंतर है। द फोर्स, वेरिएबल फोर्स का मतलब ये नहीं होगा कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो किसके साथ चेंज हो रहा है, पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, एक्स के साथ चेंज हो रहा है। ये बात समझ में आई, ओके ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या फोर्स की डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, आंसर है नहीं, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो वेरिएबल फोर्स की हम बात कर रहे हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज होगा, लेकिन वो टाइम के साथ लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देयर इज no change in the direction of force, in the direction of force। फोर्स की डायरेक्शन में कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी जब तक हमने फोर्स लगा रखा है, फोर्स के मैग्नीट्यूड में तो चेंज आ रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। देख लो आप, यहाँ भी अलोंग एक्स एक्सिस है, यहाँ भी अलोंग एक्स एक्सिस, ये एरो दिखा रहा है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन को। ओके नाउ, अब यहाँ पर दो चीज़ें और मैंने लिखी है, एक क्या मेरे पास एक्स आई और एक मेरे पास क्या है यहाँ पर एक्स एफ। क्या होता है एक्स आई, अभी हमने बोला कि दिस एक्स आई इज इनिशियल पोजीशन। जो एक्स आई है वो क्या है मेरे पास, इनिशियल पोजीशन है, और जो एक्स एफ है वो क्या है मेरे पास, फाइनल पोजीशन है। और हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाई fx to displace object from xi to xf, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेस करने पर इस fx फोर्स ने, अब उसे इस वेरिएबल फोर्स ने कितना वर्क किया, यही मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर हम एक क्या बोल सकते हैं, एक टेक्निक अपनाते हैं, या बोल सकते हैं साइन
मैथ्स के एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम यूज करते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम सब ने पढ़ा हुआ है, क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, हो सकता है किसी किसी ने लिमिट तो पढ़ाई है, क्लास 11th में पढ़ा हुआ है और क्लास 12th में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वर्क डन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नाउ देखो कैसे। एट फर्स्ट लेट यू फाइंड वर्क डन बाई fx फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले देखो एक्चुअल में हुआ क्या, फोर्स यहां से यहां तक लगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना है, दिस माइनस दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूं, सबसे पहले लेट मी फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. This dx is very very small, or we can say this dx is also known as infinitesimally small डिस्प्लेसमेंट। इसे मैं क्या बोलूंगा, इनफाइनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जो dx है यहाँ पर, ये क्या है, एक बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है जो जीरो के बहुत करीब है लेकिन जीरो नहीं है। मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा दिखा रखा है आपको, ताकि ये आपकी आंखों से, आप उसको अपनी आंखों से देख सको। इस dx को मैंने इतना बड़ा दिखा रखा है, लेकिन ये इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट है नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। अब देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इसको समझो, इसको मैं यहां समझ सकता हूं, किससे, इस ग्राफ से समझ सकता हूं। अब ध्यान से सुनना बात को। मान लिया ये जो डिस्प्लेसमेंट dx मैंने ले रखा है उसको मैं यहां पर ले रहा हूं, तो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट dx है या नहीं है। देखो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से एक इस तरीके से क्या खींचूँ, एक लाइन ऐसे खींचूँ और एक लाइन ये खींचूँ, तो मुझे क्या मिली, यहाँ पर एक स्ट्रिप मिली। देखो मिली या नहीं मिली स्ट्रिप, आंसर है हाँ जी मिली। तो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट dx। अब मैंने यहाँ पर इतना बड़ा दिखा रखा है ये, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो स्ट्रिप क्या है, बहुत चौड़ी आपको दिख रही है, लेकिन इतनी चौड़ी स्ट्रिप है नहीं। जो dx की वैल्यू है वो जीरो के बहुत नज़दीक है। हमें जो dx है उसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, दिस dx इज 0.00000001, ये dx की वैल्यू है, इतना छोटा है ये dx। इससे भी जितना छोटा होगा उतना बेहतर हमारा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा, ठीक है। तभी मैंने क्या बोला, dx इज इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात ध्यान से देखो, फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, अगर मैं किसको देखूं, फोर्स को देखूं, तो फोर्स इज चेंजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। फोर्स कहां से कहां चेंज हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस फोर्स को जो यहाँ पर चेंज हो रहा है, इस फोर्स को अगर ध्यान से देखो, तो फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिस फोर्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। दिख रहा है आपको, ये जो फोर्स है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इस dx को और छोटा कर दूं तो ये फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, मैं और छोटा करूं ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दिस वैल्यू ऑफ फोर्स इज एक्ट लाइक ए कांस्टेंट फोर्स। तो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो ये फोर्स fx है, दिस फोर्स fx इज एक्ट लाइक ए कांस्टेंट फोर्स। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कि कांस्टेंट फोर्स की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। किसके लिए, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए। तभी यहाँ पर मैं क्या कर पा रहा हूँ, सबसे पहले वर्क डन किसके लिए निकाल रहा हूँ, एक बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए निकाल रहा हूँ, क्योंकि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो लगभग क्या है, कांस्टेंट है, या उसको मैं कांस्टेंट ही अज्यूम कर सकता हूँ। ये बात समझ में आई। अगर कांस्टेंट अज्यूम कर सकता हूँ तो मैं इसमें कल वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, यानी W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। लेकिन किस डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अब लिख के चलेंगे हम। तो फॉर दिस let me at first let me find for this at first we find displacement, sorry, work done by fx for very small displacement dx, दिस इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और यहाँ पर जो फोर्स है जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेट अस से दिस फोर्स इज fx एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं वर्क डन बाई दिस फोर्स फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx निकालूं एंड दिस विल बी बताओ क्या होगा, this is w and this displacement is very very small, it mean this work done is also very very small. So this work done will be equal to dw will be equal to this fx वेक्टर और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर
डॉट डी एक्स वेक्टर। अगर मैं इसको डी एक्स वेक्टर बोलूँ तो डॉट डी एक्स वेक्टर। एंड वी ऑल नो दैट फॉर फ्रॉम आवर assumption कि this fx and x both are in this fx and dx both are in same direction। तो यहाँ पर एंगल कितना है, 0 है, तो यहाँ से मेरे पास dw इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये fx इंटू कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो दिस इज वर्क डन बाई दिस फोर्स fx फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। लेकिन मुझे निकालना कहाँ से कहाँ तक है, xi टू xf। आप क्या कर दोगे, नाउ वर्क डन बाई दिस फोर्स टू डिस्प्लेस फ्रॉम xi टू xf। नाउ इसको कुछ इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 1 बोल दो। नाउ वर्क डन बाय दिस फोर्स टू डिस्प्लेस फ्रॉम xi टू xf। xi से xf डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना वर्क करेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल क्या कर दोगे, इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर दोगे। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन dw विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx और इंटू कितना आ गया, dx आ गया। यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, xi टू xf, और dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w होगा। तो नेट वर्क डन बाय fx टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम xi टू xf, दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग fx इंटू डी एक्स। तो ये क्या निकल गया, मेरा वर्क डन निकल गया। आई बात समझ में। तो दिस इज अवर रिक्वायर एक्सप्रेशन। नाउ दिस इज द केस ऑफ 1 डायमेंशन। किसका केस है ये, 1 डायमेंशन का केस है। इसको क्या कर दो, इस तरीके से स्टार लगा दो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वी कैन से फॉर्मूला, जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक चीज यहाँ पर हम fx को क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, बिकॉज दिस fx इज वेरिएबल, सो इट विल रिमेन इनसाइड द इंटीग्रेशन। एंड जब क्वेश्चन दिया होगा तो वहाँ पर आपको fx की वैल्यू दी होगी, आपको सिंपल क्या करना होगा, उस fx की वैल्यू को उठाना होगा और यहाँ पर पुट करना होगा, आपका आंसर निकल जाएगा आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम आने वाले लेक्चर में करेंगे, यानी कल ही करेंगे हम। और क्वेश्चन से याद आया, मैंने जो इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दिया है। कहाँ डाला है, टेलीग्राम, थोड़ा सा मैं हट रहा हूँ इससे टॉपिक से, टेलीग्राम में मैंने डाल दिया है। वहाँ पर जाना आप और सर्च करना, ग्रुप है या फिर चैनल है, जो भी है वो, वहाँ पर जाकर सर्च करना आप क्वेश्चन ऑन या बोलते हैं प्रॉब्लम ऑन वेरिएबल फोर्स। तो आपको वहाँ पर इस रिलेटेड असाइनमेंट मिल जाएगा। उसमें 9 से 10 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर आप वो 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसका मतलब आप वेरिएबल फोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ फिलहाल के लिए हमने अभी तक यहाँ पर सिर्फ 1 डायमेंशन की बात करी है। हमने टॉपिक ही हम बोलते हैं हेडिंग का डाली 1 डायमेंशनल एनालिसिस हिंट डाला। यहाँ बोल सकते हैं हमारा जो फोर्स है वो 1 डायमेंशनल फोर्स है, यानी उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट है, या तो अलोंग एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस या फिर जेड एक्सेस। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो मेरे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन निकल के आया है, इसको मैं 3 डायमेंशन के लिए क्या बोलते हैं जनरलाइज करना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट लिख के चलो, इसको मिटाओ मैं इधर का, इससे मिटा रहा हूँ। या फिर उससे पहले एक चीज़ और कर लें, इस ग्राफ से मेरे को कुछ और याद आ रहा है। इसी चीज़ का जो मैंने एक्सप्रेशन में लिखा है, इसका मैं ग्राफिकल व्यू भी देख सकता हूँ। 3 डायमेंशन में भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करो, ग्राफिकल व्यू देख लो इसका। नाउ ग्राफिकल व्यू ऑफ वर्क डन बाई फोर्स। देखो ग्राफिकल व्यू कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है कि इसका ग्राफिकल व्यू क्या होगा। ग्राफिकल व्यू, ओके। तो लेट अस अज्यूम हमारे पास क्या है, कोई एक वेरिएबल फोर्स है और वेरिएबल फोर्स x के साथ कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेट अस से दिस इज हाउ दिस फोर्स इज चेंजिंग विथ x, एंड लेट अस से दिस इज फोर्स व्हेन पोजीशन इज xi, एंड लेट अस से दिस इज वैल्यू ऑफ फोर्स व्हेन फोर्स पोजीशन इज x है, यानी दिस इज फाइनल पोजीशन एंड दिस इज इनिशियल पोजीशन। और इस तरीके से क्या हो रहा है, जो मेरा फोर्स है वो इस x के साथ वेरी कर रहा है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस ग्राफ के द्वारा या बोलते हैं इस कर्व के द्वारा इस x एक्सिस पर कवर एरिया क्या करना चाह रहा हूँ, फाइंड करना चाह रहा हूँ। दिस एरिया कवर बाय दिस ग्राफ, जो ये एरिया है यहाँ पर, ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फाइंड दिस एरिया। अगर मैं अभी नहीं कर रहा इसको सेट, लेकिन हाँ ये समझ लो आप किस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये एरिया कितना होगा, कैसे निकालोगे बताओ इस एरिया को। देखो निकालना बहुत आसान है। अगेन किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करूँगा मैं यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप खींच देता हूँ। क्या खींच दिया मैंने यहाँ पर, एक पतली सी स्ट्रिप खींच दी, एंड लेट अस से द थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रिप
इज dx, जो मेरे पास की थिकनेस है वो कितनी है, dx है, एंड दिस पॉइंट द f इज कांस्टेंट। और जो कर लो कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो चेंज हो रहा है फोर्स में वो बहुत ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। एंड लेट अस से दिस वैल्यू इज fx, दिस वैल्यू इज fx। इसका मतलब इसकी हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, द हाइट ऑफ दिस स्ट्रिप इज इक्वल टू fx। ये बात समझ में आई, इस स्ट्रिप की बात हो रही है, ठीक है, ये वाले। एंड हाइट ऑफ दिस स्ट्रिप इज इक्वल टू fx एंड विड्थ इज dx। अगर मैं एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालूँ यहाँ पर, क्या निकल के आ जाए बताओ, एरिया ऑफ स्ट्रिप विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इंटू dx। अगर अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एरिया कवर बाई या बोलते हैं एरिया अंडर होल ग्राफ, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना निकल के आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ fx वर्सेस x ग्राफ कैसे निकालोगे, इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन f इंटू डी एक्स। ये इसको fx में लिख दूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज इट इज fx और इंटू कितना आ गया dx, एंड दिस वन इज fx इंटू डी एक्स, एंड दिस इज फ्रॉम xi टू, लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, xi टू x फाइनल। ओके, अब एक बार इस चीज़ को देखो, ये क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड है, ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में मैंने जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वो इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। सेड सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड देखो एक बार, और एक बार इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड देखो। दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। तो यहाँ पर सब ग्राफिकल व्यू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया या बोलते हैं एरिया अंडर एरिया कवर बाय या फिर एरिया अंडर fx वर्सेस x ग्राफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन। किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा, यानी बोलते हैं इस fx फोर्स के द्वारा किए गए वर्क के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली इस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरे पास उस वेरिएबल फोर्स का ग्राफ मेरे को पता है तो उस ग्राफ के अंडर जो एरिया है अगर उसको मैं फाइंड कर लूँ, वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, उस फोर्स के द्वारा उस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ले जाने में किए गए वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हम करेंगे इसको। लेकिन फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट क्या कर लेंगे, हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि भैया जब भी ये एरिया की बात करेगा तो ये एरिया किसके बराबर होगा, हमारा वर्क डन के बराबर होगा। ठीक होगी बात, ओके ना। अब आते हैं हमारे पास इसमें 3 डायमेंशनल एनालिसिस में। तो उसके लिए मुझे ये चीज़ मिटानी पड़ेगी, तो मिटा दूँ मैं इसको, ठीक है मिटाते हैं। ओके, अब लिखो क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 3 डायमेंशनल एनालिसिस। 3 डायमेंशनल एनालिसिस, ओके कैसे करेंगे हम 3 डायमेंशनल एनालिसिस। 3 डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब यहाँ पर जो फोर्स है उसका x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा और z कंपोनेंट भी होगा। तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है, उस पर कोई एक फोर्स अप्लाई कर रखा है जो कि हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, और वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और किसी भी एक पार्टिकल की पोजीशन को स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ता है, एक रेफरेंस फ्रेम या बोलते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज माई ए वेरी फेमस XYZ coordinate system, or we can say rectangular coordinate system. This is x axis, this one is y axis and this one is z axis. Now assume कर लिया कि कोई एक पार्टिकल क्या कर रहा है, इस तरीके से एक कर्व में इस तरीके से मूव कर रहा है, अलॉन्ग एक कर्व क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और एक कब मूव कर रहा है, जब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, कोई एक फोर्स लगा रहे हैं। किसी एक पॉइंट पर उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पूछते हैं हमारा मास कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इस पर F फोर्स क्या हो रखा है, अप्लाई हो रखा है। एंड दिस फोर्स F has all 3 component. This force F is Fx x cap plus Fy y cap plus Fz z cap। जहाँ पर Fx क्या है, इसका x कंपोनेंट है, Fy क्या है, इसका y कंपोनेंट है, और Fz क्या है, मेरे पास z कंपोनेंट है। एंड दिस होल थिंग इज कॉल्ड F फोर्स F, एंड दिस फोर्स F इज वेरिएबल फोर्स। इसका मतलब ये जो मेरे पास Fx Fy Fz हैं ये कांस्टेंट न होकर कैसे हैं, ये वेरिएबल हैं। दिस Fx विल बी ए फंक्शन ऑफ XYZ एंड दिस Fy विल बी ए फंक्शन ऑफ XYZ एंड दिस Fz विल बी ए फंक्शन ऑफ
एक्स वाई जेड। ओके, ये बात समझ में आई आपको? ओके, इतनी बात समझ में आई। अब ये पार्टिकल यहाँ पर है, अब यहाँ पर कहना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी कुछ न कुछ पोजीशन बतानी पड़ेगी, और तब जाकर अगर मैं ये बोलूँ कि अब ये यहाँ पर है तो ज़्यादा अच्छी फील आ रही है, तो इसका कुछ न कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। लेट अस से आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल। जो आर है ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर है। एंड दिस आर इज, आर इक्वल टू क्या होता है, हम सब जानते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो, एक्स वाई जेड हो, तो दिस आर विल बी इक्वल टू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर, जेड जेड कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी डिफाइन आवर आर। आर को क्या करते हैं हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने के बाद मान लिया ये पार्टिकल यहाँ से मूव किया और कहाँ पहुँच गया, कहीं इस पोजीशन पर पहुँच गया, और जैसे ही इस पोजीशन पर पहुँचा अभी क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। अगर जो डिस्प्लेसमेंट है उसे मैं निकालूँ, लेट अस से दिस इज डिस्प्लेसमेंट, लेट अस से दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज डी आर। मान लिया डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डी आर है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। दिख बहुत बड़ा रहा है, क्यों दिखा रखा है बहुत बड़ा, ताकि आप अपनी आंखों से इस चीज को देख सकें। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट डी आर है वो क्या है, बहुत छोटा है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है या डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, उसी तरीके से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, डी आर है। और फोर्स कितना लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। अब जो मेरा पार्टिकल है वो कहाँ पहुँच गया है, इधर पे पहुँच गया है। तो जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है मेरा, सॉरी जो डी आर है वो क्या डिस्प्लेसमेंट है, एंड दिस डी आर इज डिफाइंड एज डी एक्स एक्स कैप फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये डी वाई वाई कैप फिर प्लस आ जाएगा मेरे पास कितना, डी जेड जेड कैप। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस डी आर को डिफाइन किया। दिस डी एक्स इज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सेस, दिस डी वाई इज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सेस, एंड दिस डी जेड इज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग जेड एक्सेस। ठीक, अब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा। लेट अस से दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस एट दिस पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट का बोलते हैं इस पार्टिकुलर पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है। अगर आप इसको वेक्टर लॉ से इस पोजीशन वेक्टर को निकालना चाहो कितना आ जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर बाय ट्रायंगल रूल। ठीक है, वेक्टर पढ़ के आए हो नहीं आए हो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ओके ना, ये तो क्या था, एक मिड वे की बात कर रहे थे, लेकिन इसका कुछ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी तो होगा। तो अज्यूम कर लो कि ये क्या है, यहाँ से इसमें फोर्स लगना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक क्या हुआ, लगा, यानी जो फोर्स है सो यहाँ से कहाँ ले गया, इधर ले गया। लेट अस से दिस इज पोजीशन, लेट अस से यहाँ पोजीशन वेक्टर कितना है इसकी, आर ए है, और यहाँ पोजीशन वेक्टर कितना है इसका, आर बी है। तो दिस इज initial position and this one is final position of our particle in which we apply a force F which is variable force। अब मुझे क्या करना है, इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे बताओ? नाउ वर्क डन विल बी, बताओ क्या हो जाएगा। देखो इसके एनालॉजी हम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ऐसे कैसे लिखेंगे, वर्क, डब्ल्यू की जगह कितना आ जाएगा, वर्क। किसकी हेल्प ले रहे हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प ले रहे हैं, ये वर्क डन निकालने के लिए, यानी पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क, इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। और किसकी हेल्प लेंगे हम, इस इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे, देखो वर्क डन विल बी इक्वल टू, फिर क्या लेंगे, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या आया, एफ एक्स आया, लेकिन अभी एफ एक्स नहीं है, अभी मेरे पास क्या है, एफ है। ठीक है, यानी इसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है, जेड कोऑर्डिनेट भी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये एफ वेक्टर आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर वेक्टर को नहीं आया, क्योंकि हमने वहाँ पर अज्यूम किया था कि दोनों जो एफ एक्स है और जो डी एक्स है बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तब यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो मेरे पास सिर्फ कितना बचा यहाँ पर, एफ एक्स डी एक्स बचा। लेकिन यहाँ पर थीटा कितना है मुझे पता नहीं है। देखो दोनों एफ और डी आर क्या है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या है मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ वेक्टर आएगा, और डॉट कितना आ जाएगा, यहाँ कितना है, डी एक्स, और यहाँ कितना है मेरे पास, डी आर है, डी एक्स की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर है। ये बात समझ में आई आपको? तो ये अंदर वाला काम तो होगा। अब बात किसी करते हैं, लिमिट की बात करते हैं। अब लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ है, इनिशियल टू फाइनल, यानी एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। लेकिन यहाँ पर उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो कहाँ पर है, आर ए पर है, और फाइनल पोजीशन कहाँ है, आर बी पर है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, आर ए टू आर बी। ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे नीचे बेस में भी लिख सकते हो, आर ए टू आर बी। अगर यहाँ बेस में लिख दिया तो यहाँ भी कहाँ लिख दो, ऐसे बेस में लिख दो। ठीक है, तो बेस में क्या है, इस तरीके से आर ए है, और यहाँ पर ऐसे क्या है, ये आर बी है। तो लिमिट इज फ्रॉम आर ए टू आर बी। ऐसे इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, आर ए, दिस आर ए वेक्टर जब लगाया, दिस आर ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल स्टेट, एंड दिस आर बी वेक्टर इज
पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर, अगर आप भूल जाओगे तो। लेकिन फिलहाल के लिए दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन के लिए ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, नाउ इसको हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट करके थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। अब एक काम करो, यहाँ पर इसको कुछ इक्वेशन नंबर कितना बोल दो, 3 बोल दो, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में एफ और डी आर की वैल्यू क्या करो, पुट करो। करो एक बार, क्या निकल के आया देखो। ये मिटाओ मैं। आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ एंड डी आर व्हाट वी गेट नाउ W इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, W इक्वल टू दिस इज इंटीग्रेशन, और F के जो कितना है मेरे पास देखो, एफ एक्स एक्स कैप प्लस कितना आया एफ वाई वाई कैप प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर एफ जेड जेड कैप, दिस ब्रैकेट, फिर कितना आएगा डॉट, और डी आर की वैल्यू कितनी है देखो, डी एक्स एक्स कैप, फिर प्लस कितना आ गया डी वाई वाई कैप, फिर प्लस कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर डी जेड जेड कैप, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। फिलहाल मैं लिमिट नहीं लिख रहा क्योंकि अभी क्या होगी, लिमिट चेंज होगी ना, सॉरी। तो यहाँ से मेरे पास W इक्वल टू कितना आ गया देखो, ये डॉट प्रोडक्ट है, हम सब जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में x डॉट x 1 होता है, y डॉट y 1 होता है, z डॉट z 1 होता है, लेकिन x डॉट y 0 होता है, y डॉट x 0 होता है, यानी बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, सिर्फ x y y और z वाले क्या करेंगे, बचेंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी इंटीग्रेशन, दिस वन विल बी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, कितना आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, और फिर प्लस कितना आ जाएगा एफ जेड डी जेड आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस इंटीग्रेशन को पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ लिख सकता हूँ, ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट लिखो। तो यहाँ से मेरे पास W विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन कितना आ गया ये एफ जेड, और इंटू कितना आ गया डी जेड आ जाएगा। अब क्या पुट करनी है हमको, लिमिट पुट करनी है। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी बताओ, एक्स की लिमिट नाउ यहाँ पर जो आर है ना, दिस आर विल बी आर ए कैन बी रिटन एज एक्स ए एक्स कैप प्लस वाई ए वाई कैप, फिर प्लस दिस जेड ए जेड कैप। वो भी कब, अगर इसके जो कोऑर्डिनेट हों वो क्या हों, एक्स ए कॉमा वाई ए कॉमा जेड ए हों, और सिमिलरली इसे कोऑर्डिनेट क्या बोलूँ मैं, दिस इज एक्स बी कॉमा वाई बी कॉमा जेड बी। ऐसा मैं बोल सकता नहीं बोल सकता, आंसर हाँ जी बोल सकता हूँ। अगर ये इसके कोऑर्डिनेट है और ये इसके कोऑर्डिनेट है, देन एक्स ए कैन बी रिटन एज इन दिस वे एंड दिस, सॉरी आर ए कैन बी रिटन एज इन दिस वे। तो आर बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एक्स बी एक्स कैप प्लस वाई बी वाई कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये जेड बी जेड कैप आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है इंटीग्रेशन है, तो लिमिट इज फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज वाई ए टू कहाँ से कहाँ जाएगा वाई बी, एंड दिस इज फ्रॉम जेड ए टू जेड बी, जेड ए टू जेड बी। तो दिस इज फॉर्मूला। जब मैं क्या करता हूँ, इस एक्स वाई सॉरी जो फोर्स है उसको एक्स वाई जेड कंपोनेंट में लिखता हूँ, तो दिस इज वर्क डन बाई ए फोर्स इन 3 डायमेंशन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वर्क डन बाई फोर्स इन 3 डायमेंशन फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ अब इसी से दिस इज मोर जनरल फॉर्मूला, ये कहाँ पर है, इन 3D है, इन 3D है, इन 3D। अब हम 3D से 1D में भी क्या कर सकते हैं, कूद मार सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पर, इफ फोर्स F हैज ओनली वन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं ये बोलूँ, देखो इसको मिटाऊँ मैं, if F has only one component along x axis, अगर फोर्स के पास क्या है, ओनली एक कंपोनेंट है, वो भी किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जो मेरे पास f वेक्टर है, दिस इज ओनली इक्वल टू एफ एक्स एक्स कैप, फिर बाई कितने मेरे पास 0 वाई कैप, फिर प्लस कितना है 0 जेड कैप। इसका मतलब दिस फोर्स एफ हैज ओनली वन कंपोनेंट विच इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास बाकी दो इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो बचेगा मेरे पास कौन सा वाला, सिर्फ फर्स्ट वाला। तो इन दिस केस W इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी। यही तो चीज़ है जो हमने 1 डायमेंशन एनालिसिस में की थी नहीं की थी, वहाँ पर सिर्फ क्या था, चेंज क्या था कि यहाँ पर क्या था, एक्स आई टू
एक्स एफ था वो तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, वो तो हमारी मर्जी है। यहाँ पर क्या है एक्स ए टू एक्स बी है, वहाँ क्या था एक्स आई टू एक्स एफ था। ये चीज़ हम कहाँ से लाए, 3 डायमेंशनल एनालिसिस था, उससे हमने कहाँ ट्रांजिशन किया, 1 डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या ट्रांजिशन किया, बाय सेइंग कि आवर फोर्स हैज़ ओनली 1 कंपोनेंट विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे की ओर और बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स, या बोल सकते हैं कि किस तरीके से हम वर्क एनर्जी थ्योरम को वेरिएबल फोर्स के रिस्पेक्ट में या फिर वेरिएबल फोर्स को लेकर प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे लिख के चलेंगे हम, ऐसे हिंट डालो, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वर्क डन, या बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है ना, उसको हमने वेरिएबल फोर्स को साथ लेकर क्या करना है, प्रूफ करना है। इससे पहले हमने कांस्टेंट फोर्स को साथ लेकर वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या कर रखा है, प्रूफ कर रखा है। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम इज नोन एज, या बोलते हैं इज स्टेट दैट कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो नेट वर्क डन होता है वो ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर उस समय तक क्या हमने अज्यूम किया था कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इसी स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है किसकी हेल्प से, इस वेरिएबल फोर्स को लेते हुए। तो कैसे करेंगे, देखो मान लिया हमारे पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, और जो क्या कर रहा है, इस फ्रिक्शनलेस सरफेस में हमने क्या लगाया, इस पर कुछ एफ फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन, या ऐसा बोल सकते हैं 1 डायमेंशन केस की बात कर लें कि फोर्स हैज ओनली 1 कंपोनेंट विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। मान लिया मैंने कितना फोर्स लगाया, इसमें एफ एक्स क्या लगाया, फोर्स लगाया, और ये क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन है, एंड लेट अस से एट इनिशियल पोजीशन जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, वी आई है। इसकी वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, अब फोर्स लग रहा है, फोर्स लगते ही क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। मान लिया कहाँ पहुँच गया हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पहुँच गया है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, एंड इन दिस डायरेक्शन लग रहा है, या बोलते हैं दिस इज माई एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, वी फाइनल है। तो वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन इज वी एफ, एंड दिस इज वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन। अगर मैं अब देखो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन हो रहा होगा, वो भी किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में हो रहा होगा। लेट अस से इन एक्स डायरेक्शन द एक्सेलरेशन ऑफ मास m इज इक्वल टू ax। जो ax है वो क्या है, इस मास m का x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। देन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ वी ऑल नो दैट कि दिस फोर्स fx विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। और यहाँ पर जो x है, बेस में x लिखा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, x डायरेक्शन में हो रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ से ये फाइंड करूँ कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने में इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया गया, क्या मैं निकाल सकता हूँ, आंसर आज निकाल सकता हूँ। नाउ वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वर्क डन W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम एक्स आई टू एक्स फाइनल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं, माने यहाँ पर जो पोजीशन है उसकी क्या है, एक्स आई है, यहाँ जो पोजीशन है अलॉन्ग एक्स एक्सेस वो कितना है, एक्स एफ है, तो लिमिट इज फ्रॉम एक्स आई टू क्या आ जाएगा, एक्स एफ आ जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करो, ये जो वैल्यू है एफ एक्स की उठा के इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास W इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स फाइनल, और एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मास इंटू ए एक्स इंटू कितना आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। एंड दिस मास इज कांस्टेंट, इट विल कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, दिस इज एक्स आई टू एक्स फाइनल एंड दिस इज ए एक्स इंटू कितना आ गया, डी एक्स आ गया। अभी यहाँ पर कुछ भी इंटीग्रेशन करने जैसा मुझे दिख नहीं रहा है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर कि दिस सिंस वी नो फ्रॉम काइनेमेटिक्स दिस ए एक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, होता है नहीं होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा। एक काम करो, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ पर पुट करो, देखो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, W विल बी इक्वल टू, ये मिटा दूँ ना मैं, अब तो मिटा दिया, मिटा के पूछने वाली बात तो कुछ जमी नहीं। चलो भाई देखो क्या है मेरे पास, यहाँ से W विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मास इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स फाइनल, ए एक्स इक्वल टू कितना है मेरे पास, डी वी अपॉन डी टी है, और इंटू कितना आ जाएगा, ये डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, जो डी टी यहाँ पर डी वी के नीचे है इसको मैं डी एक्स के नीचे लिख सकता हूँ।
देखो क्या लिख सकता हूँ मैं से, मास तो ऐसे रहा, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स फाइनल, सॉरी ये मेरे पास कितना हो जाएगा डी वी और इंटू कितना आ जाएगा ये डी एक्स अपॉन डी टी, ये डॉट नहीं है, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब डी एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट चला हूँ एक्स एक्सेस है, तो एक्स क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं डी एक्स अपॉन डी टी लिखूँ तो ये क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड वी ऑल नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो डी एक्स अपॉन डी टी होता है ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब एक काम करो, ये वैल्यू यहाँ से उठाओ और कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया ये मास इनटू, एंड इसके जो कितना आ जाएगा वी आ जाएगा, तो वी लिख दिया, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा डी वी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लिमिट होगी वो पोजीशन की आएगी, वेलोसिटी की आएगी, वेलोसिटी की लिमिट आएगी। जब तक इंटीग्रेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में था तो पोजीशन की लिमिट आई, अब इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में या वी के रिस्पेक्ट में है, तो लिमिट कौन सी वाली आएगी, वी वाली, और वी कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, वी आई टू वी फाइनल, तो यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, वी आई टू वी फाइनल। ये बात समझ में आई आपको। अब ये इंटीग्रेशन करना तो सबको आता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर मास इंटू, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड में कितना आ जाएगा ये एन प्लस वन आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन से यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे, तो m तो ऐसे होगा, और v की पावर वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, और लिमिट इज फ्रॉम वी आई टू क्या हो जाएगा v फाइनल। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, तो यहाँ से मेरे पास w इक्वल टू m बाई टू बाहर ले लो, और अंदर कितना बच गया ये v फाइनल का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा v इनिशियल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा लग रहा होगा कि भैया हम आप वर्क एनर्जी थ्योरम तक पहुँच चुके हैं, थोड़ा बहुत आपको क्या आ रही होगी यहाँ पर फीलिंग आ रही होगी, आ रही नहीं आ रही है, थोड़ा बताओ। तो यहाँ से मेरे पास W विल बी इक्वल टू दिस इज, अब एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ गया ये हाफ ऑफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m v इनिशियल का स्क्वायर। व्हाट इज दिस, देखो ये जो टर्म है यहाँ पर दिस इज हाफ m v फाइनल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी k फाइनल, एंड दिस इज इक्वल टू k इनिशियल, तो इट मीन वी हैव W विल बी इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। यही क्या है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, या बोल सकते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। तो दिस इज वेल नोन वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि हमने किसकी हेल्प से प्रूव कर दिया, या बोल सकते हैं कि हाँ, या ऐसा बोल सकते हैं किस कंसिडरेशन के साथ प्रूव किया, वेरिएबल फोर्स के कंसिडरेशन के साथ क्या किया, प्रूफ किया, जो कि हम कांस्टेंट फोर्स मानकर पहले ही क्या कर चुके हैं, इसको प्रूव कर चुके हैं। लेकिन कभी कभी ये भी आ सकता है कि वेरिएबल फोर्स अज्यूम करते हुए क्या करो, वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करो, जो कि हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। आई बात समझ में। एक क्या था, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा यहाँ पर क्या था हमारा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, बात है समझ में। तो ये क्या हो गया, हमारा आज का लेक्चर हो गया, जो किस पर बेस है, वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस है। नाउ अब जो नेक्स्ट एम होगा वो क्या होगा हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम पर था वेरिएबल फोर्स पर, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होने वाला है किस पर रहने वाला है, क्वेश्चन ऑन वेरिएबल फोर्स। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, उन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे। वहाँ पर 8 से 9 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो, टेलीग्राम में जाओ, और टेलीग्राम में अगर वैसे नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम में जाके फिजिक्स दर्शन इस तरीके से क्या करो, सर्च करो, या आप कहाँ जा सकते हो, अबाउट में जा सकते हो, अबाउट में जाकर भी आपको क्या मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक में क्लिक करो और चैनल के अंदर जाओ, वहाँ जो PDF पड़ा हुआ है उसको डाउनलोड करो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, चाहे आए या फिर ना आए, ठीक है। आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कोई भी उसमें शर्म करने वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे करने से पहले एक बार आप खुद क्या करें, उन क्वेश्चन को करने में अपना एफर्ट दें, ताकि वो आपको क्या हो, जो कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ रखा है, इस आपको उसकी असलियत पता चले, कि सच में मेरे को अपनी असलियत पता चले कि सच में मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है, या फिर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि मुझे आया है, ठीक है। वो कब पता चलेगा आपको, जब आप उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन वहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट से है, मतलब इसी के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट से, या अलग अलग तरीके से हर क्वेश्चन को वहाँ पर डिजाइन किया गया है,
ओके, तो ये क्या था आज का हमारा लेक्चर था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स से रिलेटेड। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक इसे बांटो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।